हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट आइटम दिए हुए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और काफ़ी इन्वेंट्रीज। तो काफ़ी कुछ अच्छा आइटम्स दिए हुए हैं, सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, फ्रेंड्स और ग्रुप को शेयर भी करना। ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ अर्नो लिमिटेड। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल। एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन। कैश एंड बैंक, क्विक करंट एसेट्स। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, क्विक करंट एसेट्स। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो होगा ना ये देखो, एक्चुअली एडमिन एक्सपेंसेस जो है ना वो अपने को दे दिया पूरा टोटल करके, ऑफिस एंड एडमिन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है एक्चुअली हमें क्या एज्यूम करना चाहिए? ये ऑफिस एंड एडमिन में जाना चाहिए, बट हम ऐसा एज्यूम करेंगे अभी कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये मशीन वगैरह पे है। तो मशीन वगैरह का डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? कॉक्स में जाता है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, कॉक्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। फिक्स एसेट्स, तो ये फिक्स एसेट्स में ही आएगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की जगह फिक्स है। इंटरेस्ट, तो आपको पता है इंटरेस्ट की भी जगह फिक्स होती है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज देखो यहाँ पे दिया है ना, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या समझेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एज्यूम करेंगे। ठीक है, और ये बैलेंस शीट में आएगा नॉन क्विक करंट एसेट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह फिक्स होती है। अदर करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटी है तो ये किस में आएगा? क्विक करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, ओके। तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ने कहाँ लिखा? देखो डायरेक्ट है ना, तो ये कहाँ जाएगा? कॉक्स में जाएगा। जितने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं ना सब क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, तो प्रोविज़न मतलब होता है और ये अपना क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्विक करंट लायबिलिटी। रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ये आएगा कॉक्स। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये पास्ट के प्रॉफिट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाएगा। सेल्स, तो सेल्स में जाएगा। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड टर्म लोन, तो ये क्या आएगा? सिक्योर्ड लोन, SL। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स, तो ये कहाँ जाएगा? क्विक करंट लायबिलिटी। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आएगा क्विक करंट एसेट्स। रिसीवेबल मतलब डेटर, पेएबल मतलब क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड टर्म लोन, देखो अनसिक्योर्ड बोल दिया है ना, तो ये कहाँ जाएगा? अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, सिक्योर्ड लोन होता है और अनसिक्योर्ड लोन है ना, तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं और इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मेट भी बनाएंगे अभी। ठीक है, चलो फॉर्मेट आप लोग के सामने बना देता हूँ। पहले अपना क्या होएगा? इनकम स्टेटमेंट बनाना है अपने को। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला आइटम जो होता है वो क्या होता है? सेल्स। क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, कुछ भी रिटर्न्स नहीं है, तो हम लोग माइनस यहाँ से कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलते हैं इसको? कॉक्स। ठीक है, 5-6 लाइन इसके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि है इसमें कुछ आइटम। फिर तीसरा अपने को क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद चौथा हम लोग क्या माइनस करते हैं? लेस। फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो हाँ आप लोग, आगे अगला चैप्टर रेशियो है, काफ़ी काम आएगा वहाँ पे। ऑपरेटिंग, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 आइटम होते हैं,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसमें एक ही आइटम था। बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और सी क्या होगा, फाइनेंस एक्सपेंस। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा अपने को यहाँ पे। फिर उसके बाद पांचवा हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, है ना। तो फिर यहाँ से छठा अपने को माइनस क्या करना है, लेस इंटरेस्ट। तो अपने को मिलेगा सातवां नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करते हैं, लेस करते हैं, है ना। बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो वो दोनों भी आइटम हम नहीं लिखेंगे। तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, सीधा मालूम है, NPBT हो जाएगा। ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है ना, यही क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। फिर आठवां यहाँ से हम लोग क्या लेस करने वाले हैं, टैक्स। तो नाइन्थ क्या मिलेगा अपने को, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो ये हो गया अपना क्या, इनकम साइड। अभी हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या फॉर्मेट बनेगा, देखो फॉर्मेट कैसे बनाना होता है एग्ज़ाम में, वो आप लोग यहाँ पे सीखने मिल रहा है। अभी इसकी पोस्टिंग तो अभी बाकी ही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सोर्सेस ऑफ फंड। तो इसमें ए क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में स्मॉल ए आएगा शेयर कैपिटल, आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है। फिर बी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, फिर उसके बाद लेस करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दिया है तो सीधा क्या मिलेगा अपने को, नेट वर्थ। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर अपने को यहाँ पे बी मिलेगा बोरोड फंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डेब्ट फंड भी बोलते हैं। उसमें ए क्या होगा, सिक्योर्ड लोन, और बी क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो टोटल लोन फंड अपने को मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल फंड एम्प्लॉयड ए प्लस बी। ठीक है, टोटल फंड एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड। ठीक है, फिर इसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सेकेंड यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में ए क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स एक ही डायरेक्ट दे दिया आपने को, उसमें इसके अंदर कुछ आइटम नहीं दिया तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे। फिर बी क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये भी सिंगल आइटम ही है। फिर इसके बाद हम लोग को क्या आएगा, सी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में ए क्या होता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में पहला आइटम होगा
क्विक करंट एसेट्स। ठीक है, इसमें 3-4 आइटम है। फिर अपने को दूसरा मिलेगा नॉन क्विक करंट। इन्वेंट्री है ना अपने पास, वो यहाँ पे आएगा नॉन क्विक करंट एसेट्स। ठीक है, चलो फिर करंट एसेट्स का हो गया। फिर बी क्या लेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम जो होता है मतलब 1 जो होगा वो क्या होगा, क्विक करंट लायबिलिटी। फिर दूसरा जो आइटम होगा वो नॉन क्विक करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो ये हमने फॉर्मेट पूरा लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन में आइटम दिया है उसको हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहला है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10 लाख। कहाँ आएगा, ये रहा बैलेंस शीट में 10% प्रेफरेंस। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख। तो यहाँ पे हम लोग इनर कॉलम में लिख लेंगे 10 लाख। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 6 लाख। तो ये रहा ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस 6 लाख। फिर उसके बाद दिया है कैश एंड बैंक, तो वो कहाँ जाएगा, 50,000 क्विक करंट एसेट्स में, कैश एंड बैंक 50,000। ठीक है, फिर है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट 4 लाख। तो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं, वो भी क्विक करंट एसेट्स में ही आएगा। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट 4 लाख। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन है 3,50,000। डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ लिखेंगे, कहाँ डिसाइड किए थे, कॉक्स में डिसाइड किए थे। ठीक है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन 3,50,000। ओके, डेप्रिसिएशन हो गया। फिर डायरेक्ट लेबर, ये भी कॉक्स में आएगा, डायरेक्ट लेबर 3,75,000। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट है 15 लाख। ठीक है, फिर फिक्स एसेट्स 70 लाख। तो ये रहा फिक्स एसेट्स 70 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद है इनकम टैक्स 8,85,000। तो इनकम टैक्स कहाँ आएगा, ये रहा टैक्स 8,85,000 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस होता है ये 8,85,000। ओके, फिर उसके बाद क्या है, फिक्स एसेट्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट पेड 7,20,000। तो ये रहा इंटरेस्ट 7,20,000। फिर इन्वेंट्रीज 30 लाख। तो इन्वेंट्रीज हमने कहाँ डिसाइड किया था, करंट एसेट्स में, क्विक करंट एसेट्स में। इन्वेंट्रीज 30 लाख। ठीक है,
फिर इन्वेंट्रीज के बाद अपने पास क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, ये रहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। बाद में अदर करेंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख। तो अदर करंट लाइबिलिटी भी किस में आएगा, क्विक करंट लाइबिलिटी में ही आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। कितना है, 1 लाख। ओके, फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कॉक्स में आएगा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,40,000, ठीक है। फिर प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस किस में आएगा, क्विक करंट लायबिलिटी, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस 3,25,000। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना। रॉ मटेरियल कंज्यूम 39 लाख। देखो यही कारण है, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है ना, यही कारण है कि हम लोग ने ये जो इन्वेंट्रीज़ है इसको हमने कहाँ दिखाया है, करंट एसेट्स में दिखाया है, ठीक है। क्यों, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है पता है आप लोग को, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला देख लो, ओपनिंग स्टॉक ऐड जो हमने परचेज़ किया वो परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा बट मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओ। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक लिखते कि नहीं लिखते, लिखते। परचेजेस लिखते कि नहीं लिखते, वो भी लिखते हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक उसमें से क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना, इसी से बनता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ऐसे बनता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। जब टीवाई में आओगे तो आप लोग को पता चलेगा। फिलहाल रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसके साथ आपको जो इन्वेंट्री दी रहेगी वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स मतलब करंट लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है, याद रखना ये। उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,50,000। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ था, ये रहा 3,50,000। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। फिर सेल्स, तो सेल्स कितने का, 80 लाख। चलो तो सेल्स है 80 लाख का, ओके सेल्स हो गया। फिर सिक्योर्ड टर्म लोन 60 लाख। तो सिक्योर्ड लोन यानी कौन सा लोन है, टर्म लोन है, कितने का है ये, 60 लाख का। तो 60 लाख यहाँ लिखेंगे। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, सिक्योर टर्म के लोन के बाद क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस के लिए देखो जगह है ये 1,30,000, ठीक है। फिर ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स। तो वो कहाँ आता है, क्विक करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेएबल्स 16,75,000, 16,75,000, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आता है क्विक करंट एसेट्स में। इसका मतलब होता है डेटर्स। रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 18,50,000, 18,50,000, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया। फिर अनसिक्योर्ड टर्म लोन, तो अनसिक्योर्ड टर्म लोन मतलब अनसिक्योर्ड लोन में क्या लिख देंगे, टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड टर्म लोन। कितना है ये, 7,50,000, ठीक है। हमने क्या किया, पोस्टिंग सारा कर दिया। काफ़ी नए आइटम आप लोग के लिए थे।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टैली करेंगे, ठीक है। ओके, तो सेल्स में से हम लोग क्या करने वाले हैं, 80 लाख है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग माइनस करेंगे। तो इसका टोटल करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, जो कि होने वाला 39 और 8 47 48 समथिंग होने वाला, 48,65,000, ठीक है। अब ये अपने को माइनस करना है 80 में से, तो 31,35,000 आना चाहिए, 31,35,000, ठीक है। फिर इसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं। तो ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस फाइनेंस, तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 6 लाख और 1,30,000, 7,30,000 है ना। अब ये 7,30,000 को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो 31 और 7 है ना, 24,05,000 आएगा, ठीक है, 24,05,000। उसमें से ये 7,20,000 हमने इंटरेस्ट पे किया, वो हम माइनस करेंगे, तो 16 लाख समथिंग, 16,85,000। अब उसमें से हम लोग 8,85,000 क्या पे कर दिए, टैक्स, तो बचा अपने पास क्या, 8 लाख। ये 8 लाख क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये भी कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, करंट ईयर्स प्रॉफिट के नाम पे जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, करंट ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। सीवाई मतलब करंट ईयर, कितना, 8 लाख। तो ये हमने क्या किया, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट पूरा सॉल्व कर दिया। अब हम लोग टैली करने जा रहे हैं बैलेंस शीट को, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो 10 लाख और 15 लाख 25 लाख क्या हो जाएगा अपने पास, शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल कर लेते हैं हम लोग, 8 लाख प्लस 3,50,000 है ना, यस। तो ये हो जाएगा 11,50,000। तो नेटवर्थ अपनी कितनी होगी, नेटवर्थ अपना हो जाएगा 36,50,000, ठीक है। ये होगी अपनी नेटवर्थ। अब उसके बाद सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल लोन फंड मिल जाएगा, जो कि कितना होने वाला है, 60 लाख और 7,50,000, मतलब 67,50,000, ठीक है। तो 67 और 36 90, 1,03,00,000 1,04,00,000 होएगा मेरे ख्याल से, 1,04,00,000, जीरो बराबर लिखना आप लोग, मिस्टेक होता है कभी कभी। तो 1,04,00,000 ये किसका टोटल आया, सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल आया, ठीक है। अब उतना ही टोटल किसका आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड का भी आना चाहिए। अब देखो फिक्स एसेट्स बराबर, ये उतना ही टोटल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये अपना बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब सी अपने को फाइंड करना, तो सी कैसे फाइंड करते हैं, सी को हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटी के टोटल को माइनस करते हैं। अब ये जो टोटल हम करेंगे ये किसका है, क्विक करंट एसेट्स का। तो कितना होने वाला है, 18,50,000 प्लस 50 19 लाख और 4 लाख 23 लाख, 23 लाख क्विक करंट एसेट्स है, क्विक करंट एसेट्स, ठीक है। और ये नॉन क्विक है कितना, 30 लाख। तो दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो अपने को यहाँ पे मिलने वाला है 53 लाख, ठीक है। तो 53 लाख क्या हो गया, टोटल करंट एसेट्स। ये क्या मिला अपने को, टोटल करंट एसेट्स मिला 53 लाख। यहाँ पे हम लोग अभी टोटल करंट लायबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो टोटल करंट लायबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, क्विक करंट लायबिलिटी और नॉन क्विक करंट लायबिलिटी में तो कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये कितना है, 1 लाख, 3,25,000, 16,75,000, 17, 3, 20, 21 लाख हुआ ये,
ठीक है। अब ये 21 लाख को हमें क्या करना है, ये 53 लाख में से माइनस करना है। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में कितना है हमारे पास 53 लाख है, और यहाँ पे 21, यानी कितना होएगा 32 लाख यहाँ पे आएगा। ठीक है, 32 लाख। अब यहाँ पे आएगा टोटल फंड अप्लाइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ठीक है। ए मतलब क्या, फिक्स एसेट्स 70 लाख, बी मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख, यानी कितना हो गया 72 लाख हो गया। 72 लाख यानी 72 लाख, और वर्किंग कैपिटल 32 लाख, यानी ये भी कितना हो रहा है 1 करोड़ 4 लाख हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना टैली भी हो गया। आया समझ में, काफ़ी अच्छा सम था, इसको प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करना। ओके, चलो।